सुप्रभात प्रिय बच्चों, आज मैं पुनः अवशेष भाग को इस पाठ के उसको ये वीडियो बनाने के लिए उपस्थित हूँ। और जैसा कि मैं बता दूँ कि पाठ 2 कक्षा 11 पुस्तक है इसका व्यक्ति एवं माध्यम भाग 2। ये पत्रकारिता के विभिन्न आयाम में भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे संपादन और संपादन के सिद्धांत। बच्चों, पत्रकारिता में संपादन का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर हम इस पर चर्चा करें तो इसे द्वारपाल के रूप में भी जाना जाता है। जिसकी चर्चा द्वारपाल के रूप में हमने पाठ 1 में किया है। और इस द्वारपाल के रूप में संपादक, सह संपादक, समाचार संपादक, मुख्य उप संपादक और उप संपादक आते हैं। और ये न सिर्फ अपने संवाददाताओं और अन्य स्रोतों से प्राप्त समाचारों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि उनकी प्रस्तुति की जिम्मेदारी भी इनके ऊपर होती है। समाचार संगठनों में समाचार के संकलन का कार्य जहां रिपोर्टिंग की टीम करती है, वहीं उन्हें संपादित कर लोगों तक पहुंचाने का जो कार्य होता है वो संपादकीय टीम पर निर्भर होता है। रिपोर्टर ग्राउंड से समाचार को जैसे के तैसे ले लेता है और वो लेकर के संपादक के पास भेज देता है। और वो संपादक जो उसका मंडल होता है, जिसको हम द्वारपाल के नाम से जानते हैं, उसका मंडल संपादक का उसको समाचार के योग्य बनाता है, काटता है, छांटता है। व्याकरणिक त्रुटियां जो होती हैं उनको निकालता है। शुद्धता, सरलता, प्रांजलता आदि पर उसको पाठकों के लिए पठनीय बनाता है। इसलिए यह निश्चित है कि इतना ही नहीं एक संपादक के लिए आवश्यक होता है, उसमें कुछ और भी सिद्धांत होते हैं। और जब उन सिद्धांतों के आधार पर उससे अशुद्धियों को दूर किया जाता है और उन सिद्धांतों पर चला जाता है, तभी एक सूचना जो है वो समाचार के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत होती है। तो बच्चों, आज हम उस संपादन के सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पत्रकारिता जो होती है एक सिद्धांत पर चलती है और पत्रकार से भी ये अपेक्षा की जाती है कि वो समाचार संकलन और लेखन के दौरान उस सिद्धांत का पालन करेगा। हम ये कह सकते हैं पत्रकारिता के आदर्श या मूल्य भी हैं और इन मूल्यों का पालन एक पत्रकार को, एक संपादक को करना चाहिए, जिससे वह पाठकों के दिल को जीत सके। किसी भी समाचार संगठन की सफलता उसकी विश्वसनीयता पर टिकी हुई होती है और उस पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए एक पत्रकार को, एक संपादक को, एक समाचार एजेंसी को जो संपादन का सिद्धांत है उसका पालन करना चाहिए।
तो आज हम उस सिद्धांत की चर्चा करेंगे। पहला सिद्धांत है एक्यूरेसी, जिसको हम कहते हैं तथ्यों की शुद्धता। अब थोड़ा सा प्रकाश इस पर डालते हैं। यदि हम इन सिद्धांतों के बारे में, शुद्धता के बारे में अगर चर्चा करें तो थोड़ा सा समझने की जरूर हमको आवश्यकता होगी। एक आदर्श रूप में मीडिया और पत्रकारिता यथार्थ या वास्तविकता का ये प्रतिबिंब होते हैं। कहा भी गया है कि समाचार जो है वो समाज का दर्पण है, जिसमें सुबह उठ करके समाज का तबका, समाज का हर वर्ग जो है, हर व्यक्ति जो है, वो राज्य की, अपने आसपास पड़ोस की स्थितियों का, परिस्थितियों का, नीतियों का, मनोरंजन का, पूरे समाज का प्रतिबिंब उस समाचार में देखता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इतने लोगों का विश्वास उस समाचार पर है तो उसमें जो तथ्य हैं उनकी शुद्धता पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। यदि हम किसी भी समाचार को पेश कर रहे हैं तो यथार्थता से पेश करें, किंतु वह अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया जरूर है कि मानव यथार्थ ही नहीं, यथार्थता की छवियों की दुनिया में रहता है। किसी भी घटना के बारे में हमें जो भी जानकारियां प्राप्त होती हैं उसी के अनुसार हम उस यथार्थ की एक छवि प्रस्तुत करते हैं, अपने मस्तिष्क में बनाते हैं, और यही छवि हमारे लिए वास्तविक यथार्थ का काम करती है। एक तरह से हम समाचार माध्यमों द्वारा सूचित छवियों की दुनिया में रहते हैं। दरअसल यथार्थ को उसकी संपूर्णता में प्रतिबिंबित करने के लिए आवश्यक है कि ऐसे तथ्यों का चयन किया जाए जो संपूर्णता में प्रतिनिधित्व करता हो। इसलिए हम किस तथ्य को प्रस्तुत कर रहे हैं, किस सूचना को हम दे रहे हैं और किस तथ्य का चयन कर रहे हैं, किन्हें छोड़ रहे हैं, इन सब की चुनौती हमारे सामने उपस्थित रहती है। तथ्य बिल्कुल सटीक है, उसे तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है, इन सब पर विशेष ध्यान देना होता है। समाचार जितना ही तथ्यपरक होगा, शुद्ध होगा, लोगों को प्रभावित करने में उतना ही सफल होगा, उतना ही सक्षम होगा। अब हम दूसरा जो सिद्धांत है उस पर चलते हैं, वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी। दूसरी शर्त है, दूसरा सिद्धांत है, इसको भी हमें तथ्यपरकता से ही आंकना चाहिए। किसी भी वस्तुपरकता को भी तथ्यपरकता से ही आंकना चाहिए। वस्तुपरक और तथ्यपरक के बीच काफी समानता भी होती है, लेकिन दोनों के बीच के अंतर को भी थोड़ा समझना जरूरी है। एक जैसे होते हुए भी दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग विचार हैं, दोनों की धारणाएं अलग हैं। तथ्यपरकता का संबंध जहां अधिकाधिक तथ्यों से है, वहीं वस्तुपरकता का संबंध इस बात से है कि कोई भी व्यक्ति तथ्यों को कैसे देखता है, किस रूप में देखता है। किसी भी विषय या मुद्दे के बारे में हमारे मस्तिष्क में पहले से बनी हुई जो धारणा है, जो बनी हुई छवि है, मैं मूल्यांकन करने की जो क्षमता है, वो मुझे प्रभावित करती है। हम इस तथ्य को, इस यथार्थ को उन छवियों के अनुरूप देखने का प्रयास करते हैं। अनेक मौकों पर हमारे मस्तिष्क में जो छवियां वास्तविक रूप से बनती हैं, वो कभी कभी वास्तविकता से दूर भी हो सकती हैं, इससे कोई नकारा नहीं जा सकता है। किंतु
ये कहा जा सकता है कि वस्तुपरकता की अवधारणा का संबंध हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक मूल्यों से कहीं अधिक होता है। हमें इन मूल्यों को सामाजिक माहौल से मिलते हुए, जैसे हम स्कूल से, बचपन से स्कूल में, घर में, सड़क पर चलते हर कदम पर सूचनाएं प्राप्त करते हैं, दुनिया भर के स्थानों, लोगों, संस्कृति, यूं आज सैकड़ों विषयों के बारे में अपनी एक धारणा है। वस्तुपरकता का तकाजा यही है कि पत्रकार समाचार के लिए तथ्यों का संकलन कर उसे प्रस्तुत करे और आकलन को अपनी धारणाओं के विचारों से प्रभावित न होने दे। इसलिए कोई भी समाचार सबके लिए एक साथ वस्तुपरक नहीं हो सकता है और एक ही समाचार किसी के लिए वस्तुपरक भी नहीं हो सकता है। वस्तुपरक हो सकता है और किसी के लिए पूर्वाग्रह से प्रभावित भी हो सकता है, लेकिन एक पत्रकार को जहां तक संभव हो अपने लेखन में वस्तुपरकता का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि वो सबके लिए, अगर उसके समाचार में वस्तुपरकता और तथ्यपरकता दोनों है तो वो पक्षपात से बच जाएगा, जो कि एक समाचार पत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगले क्रम में देखेंगे निष्पक्षता। अभी मैं इसी पर चर्चा कर रहा हूं। फेयरनेस किसी भी व्यक्ति के लिए, जो एक ऐसे पद पर है, उसके लिए निष्पक्षता अत्यंत आवश्यक है। फेयरनेस उसे होना ही होगा, क्योंकि एक पत्रकार के लिए तो बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि वह एक निष्पक्ष है, और पत्रकार की निष्पक्षता से उसके संगठन की साख बनती है, और तभी बनती है जब समाचार संगठन बिना किसी का पक्ष लिए सच्चाई सामने रखने की हिमाकत करता है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और इसकी राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में अहम भूमिका होती है, लेकिन निष्पक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है। इसलिए पत्रकारिता सही और गलत, अन्याय और न्याय जैसे मसलों के बीच तटस्थ नहीं होना चाहिए, बल्कि वह निष्पक्ष होते हुए सही और न्याय के साथ लोगों के समक्ष खड़े रहे। यह निष्पक्षता का तात्पर्य है। तो इस रूप में हम समाचारों की निष्पक्षता की बात करते हैं। इसमें न्याय संगत होने तब तो अधिक अहम हो जाता है। मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, एक झटके में और किसी भी व्यक्ति की इज्जत पर बट्टा लगा सकती है। इसलिए किसी के बारे में समाचार लिखते वक्त इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि कहीं किसी को अनजाने में बिना सुनवाई के फांसी पर तो नहीं लटकाया जा रहा है। हो सकता है कि हमारी थोड़ी सी कमी से किसी एक इज्जतदार व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति का मान सम्मान मिट्टी में मिल जाए। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि जो हमारे रिसोर्स हैं, जो हमारे स्रोत हैं समाचार के, वो बिल्कुल सत्यता से परे हों, वो सत्यता से हों, युक्त और तटस्थ हों और निष्पक्ष हों। अगले क्रम में देखते हैं संतुलन, बैलेंस जिसको आप कहते हैं। निष्पक्षता की अगली कड़ी संतुलन की है। आमतौर पर मीडिया पर हमेशा आरोप लगाया जाता है कि समाचार कवरेज संतुलित नहीं है, यानी वह किसी एक पक्ष की ओर झुका हुआ है। आमतौर पर समाचार में संतुलन की आवश्यकता वहीं पड़ती है जहां किसी घटना में अनेक पक्ष शामिल होते हैं और उनका आपस में किसी न किसी रूप में एक दूसरे से टकराव भी होता है। उस स्थिति में संतुलन बनाए रखने की
बहुत आवश्यकता होती है कि जिसका वजन है उसके आधार पर वो समाचार में जगह पाए। यही बैलेंस है। और भी इस बैलेंस का, इस संतुलन का कार्य बढ़ जाता है जब किसी पर किसी तरह के आरोप लगाए जा रहे हों, इसे मिलती जुलती कोई भी स्थिति हो, उस स्थिति में हर पक्ष की बात समाचार में आने चाहिए, अन्यथा एक तरफा चरित्र हनन का हथियार बन सकता है। व्यक्तिगत किस्म के आरोपों के आरोपित व्यक्ति के पक्ष को भी स्थान मिलना चाहिए, लेकिन यह स्थिति तभी संभव हो सकती है जब आरोपित व्यक्ति सार्वजनिक जीवन का हो और आरोपों के पक्ष में पक्के सबूत नहीं हो या उसका नहीं साबित होना काफी संदिग्ध हो। लेकिन घोषित अपराधी हो या अपराध के आरोपियों को संतुलन के नाम पर सफाई देने का अवसर देने की जरूरत नहीं होती है। संतुलन के नाम पर समाचार मीडिया इस तरह के तत्वों का मंच नहीं बन सकता है। संतुलन का जो सिद्धांत है, अनेक सार्वजनिक मसलों पर व्यक्त किए जाने वाले विचारों और दृष्टिकोणों पर तकनीकी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता है। अगले क्रम में देखते हैं स्रोत। हर समाचार का एक स्रोत होता है और समाचार को चाहिए कि अपनी पुष्टता के लिए, अपने समाचार को बल प्रदान करने के लिए, अपनी समाचार को साख देने के लिए स्रोत का उद्धरण जरूर करें। और हर समाचार एजेंसी जो है, हर समाचार पत्र जो है, उनकी अपनी अपनी एक एजेंसियां हैं। हम देखते हैं जैसे दैनिक समाचार पत्र के लिए पीटीआई भाषा है, यूएनआई यूनिवार्ता जैसी समाचार एजेंसियां हैं, स्वयं अपने ही संवाददाताओं और रिपोर्टरों का तंत्र समाचारों का स्रोत होती हैं। लेकिन चाहे समाचार एजेंसी हो, समाचार पत्र, इनमें काम करने वाले पत्रकारों के भी अपने समाचार स्रोत होते हैं। यहां हम एक पत्रकार के समाचार के स्रोतों की चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे भी स्थल होते हैं समाचार पत्र में जहां पर स्रोत नहीं होता है। मान लीजिए कोई ऐसी घटना है जहां घटना घट गई है, कोई ऐसा स्थल है जहां घटना घट गई है, वहां कोई एजेंसी नहीं पहुंच पाती है, तो वहां सिर्फ हमारा रिपोर्टर ही पहुंचता है और वो रिपोर्टर अपनी आंखों के सामने उस घटना को देखता है। और जब वह उस घटना को स्वयं दृष्टा के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है, तो वो रिपोर्टर उस समय स्वयं स्रोत बन जाता है। उसके स्रोत के लिए कोई जरूरी नहीं होता है कि वो अपने स्रोत को उद्धृत करे। तो इस प्रकार से अगर पत्रकार स्वयं किसी भी सूचना का प्रारंभिक स्रोत नहीं होता है, तो ये जरूरी है कि उसे वो समाचार कहां से मिला है, इसका उद्धरण देना, इसको संदर्भित करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और इससे समाचार की साख और बढ़ जाती है। मैं अंतिम रूप में कहना चाहता हूं, अगर स्रोत अस्पष्ट हो जाता है तो समाचार की पुष्टि करने में बड़ी सरलता मिलती है। तो बच्चों, पत्रकार की बैसाखियां भी होती हैं और पत्रकार और पत्र दोनों ये बैसाखियां हैं सच्चाई, दूसरी है संतुलन, तीसरी बैसाखी है निष्पक्षता, चौथी बैसाखी है अस्पष्टता, जो कि एक समाचार पत्र को समाज में, राष्ट्र में अपनी मर्यादा को, अपनी गरिमा को, अपनी साख को स्थापित करने में मदद करती है। क्योंकि लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ समाचार पत्र को कहा जाता है, मीडिया को कहा जाता है। और हर व्यक्ति मीडिया से ये अपेक्षा करता है उसे जो भी मिलेगा
वो निष्पक्ष मिलेगा, संतुलित मिलेगा, अस्पष्ट मिलेगा और सच्चाई मिलेगी। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। भाग 2 और भाग 3 वीडियो में हम शेष पाठ को आपको दिखाएंगे, व्याख्यायित करेंगे, और जो कुछ भी इस लेक्चर में है आप मुझे विश्वास है कि जरूर समझेंगे, और कोई भी दिक्कत होती है तो जरूर कमेंट करें और बताएं। धन्यवाद।